स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। लेक्चर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बताए थे। आज हम जैसे हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज द कूलम्ब फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये फोर्स के लिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था। वैसे रिलेशन आज हम एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ दो कंडीशन बन जाएगी। केस फर्स्ट आ जाएगा व्हेन द सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन। दो कंडीशन लेके चलेंगे, एक ओरिजिन पे लेंगे सोर्स चार्ज को और एक लेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन में कंसीडर करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हम कंसीडर कर लेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पे ओरिजिन पे हम एक सोर्स चार्ज लिख देंगे प्लस क्यू और मान लीजिए इसकी फील्ड एग्जिस्ट करेगी इसकी सराउंडिंग में। तो क्या होगा कि अगर इसकी फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट, ओके, इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इसकी सराउंडिंग में हम किसी भी पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, आर वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर आ गया, आर कैप आ गया, यूनिट वेक्टर जो यहाँ पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो क्या होगा कि जो फोर्स है इस टेस्ट चार्ज पे वो कैसे एग्जर्ट होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फोर्स लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास फोर्स आएगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आर स्क्वायर ले लेते हैं, ये आर डिस्टेंस आ गया, इनटू इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो आर कैप से मिलेगी। अब लिख सकते हुए आर कैप इज द यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी मैं पहले फोर्स की बात कर रहा हूँ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने पढ़ा था डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, दैट इज फोर्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू आर कैप होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बनती है E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में किसी भी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ये होगी। अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड में हम कैसे लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड E इक्वल्स टू मॉड ऑफ E ऐसे लिख सकते हैं, चाहे E लिखो चाहे मॉड ऑफ E लिखो। सिर्फ आर कैप को हटाना है क्योंकि जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये एक बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन है जो हर जगह यूज होने वाली है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां पर एक्सप्रेशन हमेशा यूज होगा। ठीक है, सो इसके सेकंड केस जो है, सेकंड केस इज व्हेन द सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड केस, यहां पे फिगर समझिए, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, ओरिजिन से r1 पोजीशन पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया सोर्स चार्ज एंड r2 पोजीशन पे टेस्ट चार्ज रख दिए। r12 वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये दोनों मैंने आपको बता दिया ये पोजीशन वेक्टर्स हैं और ये r12 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस p पोजीशन पे होगी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितनी लगाने वाला है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है इट इज, आप AP वेक्टर मॉड भी लिख सकते हो या R12 वेक्टर मॉड भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी लिखिए। इनटू जो डायरेक्शन यहाँ पे आएगी इट इज R12 कैप। R12 कैप जो है ये डायरेक्शन है इसकी, इस फोर्स की F वेक्टर की। इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, in triangle OAP we have
हम यहाँ पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल लॉ में क्या है कि ये ओ ए वैक्टर एंड ए पी वैक्टर ये दोनों सेम ऑर्डर में है एंड ओ पी इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। सो ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर। हमें ए पी चाहिए और ए पी वैक्टर इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। अब ए पी वैक्टर को मैं R12 वैक्टर लिख सकता हूँ और R12 वैक्टर इक्वल्स टू ओ पी इज R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। मुझे वैल्यू एक्चुअली R12 वैक्टर मॉड की भी चाहिए, ये भी वैल्यू आगे यूज करेंगे और R12 वैक्टर मॉड की चाहिए, तो विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ R12 वैक्टर दैट विल इक्वल्स टू मॉड ऑफ R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। दैट विल क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें R12 कैप की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? वी नो कोई भी वेक्टर जो होता है, जैसे R12 वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज R12 वेक्टर मॉड इनटू R12 कैप। R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर और R12 कैप इज इक्वल्स टू दैट विल इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर और R12 कैप विल इक्वल्स टू R12 वेक्टर। देखिए यहां से R12 वेक्टर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और डिवाइड बाय R12 वेक्टर मॉड। R12 वेक्टर मॉड ये सेकंड इक्वेशन वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है R12 कैप की बन जाती है, दैट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट we get, so what we get is f vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into q naught अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्केयर, क्योंकि यहाँ पर R12 वेक्टर मॉड का स्केयर आएगा तो R12 वेक्टर मॉड की जगह हमने ये लिख दिया इनटू इसकी जगह हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम फोर्स की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन, देखिए यहाँ पे बेसिस सेम कर लीजिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दैट इज मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास फोर्स बन गई जो, और ये जो फोर्स आ रही है बेसिकली पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में हम लिख रहे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स का कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था, सेम ऐसा ही कंसेप्ट हमने निकाला था, यहां तक तो हमने सेम ही निकाला था, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज और ई वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स इज 1 upon 4 pi epsilon naught into product of the charges divided by mod of R2 vector minus R1 vector whole cube into R2 vector minus R1 vector whole divided by Q naught। यहाँ से Q naught की वैल्यू कैंसिल हो सकती है, which implies electric field will equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon mod of R2 vector minus R1 vector whole cube into R2 vector minus R1 vector। ओके, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज व्हेन द सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैं आपको जूम ऐप पे भी बता चुका हूँ। तो जो बच्चे अभी जिन्होंने जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा इफेक्टिव है, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी आपको भी, ठीक है, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जब आप ये वीडियो देखोगे यूट्यूब पे
तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो न्यूमेरिकल पहले सुन लीजिए क्या है। न्यूमेरिकल इज रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस जो है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, is 6.8 into 10⁻⁻15 meter. If the positive charge of the nucleus is distributed uniformly, find the electric field intensity at the surface of the uranium nucleus. देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया है कि यूरेनियम न्यूक्लियस है। यूरेनियम न्यूक्लियस का जो यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है। सो 92 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में होंगे। हमें बेसिकली क्या बताना है, एक्चुअली इसका रेडियस r मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो चार्ज है इस यूरेनियम न्यूक्लियस पे वो कहाँ कंसंट्रेट होगा, हमेशा याद रखिए। देखिए हमने दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, एक है सरफेस चार्ज, फर्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अनदर इज द कोऑर्डिनेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसमें चार्ज को हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। क्वांटाइज मीन्स स्मॉल अमाउंट में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और जब लार्ज अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको क्वांटिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। लेकिन चाहे वो क्वांटाइज्ड है चाहे वो कॉन्टिन्यूस है, दोनों केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी सरफेस पे। तो जो न्यूक्लियस है इस पे जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, हम ये मान के चलेंगे कि वो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेट है, एट द सेंटर ओ, ओके। एंड आर इसका रेडियस आ गया, रेडियस हमें दिया हुआ है। पहली बात जो चार्ज है, चार्ज कैसे निकालना है, Q इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला, बट एन की जगह यहाँ पे हम जेड कर लेंगे बिकॉज एन नंबर जो है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के इक्वल लेके चलना है। दैट इज 92 इंटू ई की वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू जो होती है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ए क्यू एज इट इज रख लीजिए। आर आपको दिए दैट इज 1.5 इंटू 1.8 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻15, 6.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसका रेडियस दे दिया आपको, ठीक है। आपको उसकी सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बतानी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो r के इक्वल होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्केयर। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज कौन सा है, जो न्यूक्लियस में चार्ज है, और वो कहाँ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कंसंट्रेटेड यहाँ पे है, ठीक है। दैट विल इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू 92 इंटू 1.602 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय आर का स्केयर। आर इज 6.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्केयर, विच इम्प्लाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल रही है, इट इज अबाउट 2.9 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम, ओके। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसकी आ रही है, जो सरफेस पे होगी यूरेनियम न्यूक्लियस के, ठीक है। सो इसके साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कंसेप्ट आ रहा है। एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम फोर्सेस में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। सो बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो अज्यूम करेंगे कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Qn, R1 R2 R3 Rn, ये इनके पोजीशन वेक्टर आ गए, ओके। इन सभी चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया। अगर आप टेस्ट चार्ज नहीं भी लेते हो तब भी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं। तो होगा साथ में ये कि यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे। तो जो पहला चार्ज है, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है वो इन सभी चार्जेस की जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उन सबका वेक्टर सम होने वाली है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि Q1 चार्ज की इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी। तो ये वैल्यू हम कैसे लेके चलेंगे, E1 वेक्टर ले लेंगे, क्योंकि Q1 चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन, अभी हमने जो साथ में अभी हमने वो किया था पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, मॉड ऑफ r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब इंटू r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाती है, क्योंकि देखिए r1 पोजीशन वेक्टर q1 का है और p पॉइंट का जहां पे डैश रखा है इसका पोजीशन वेक्टर r0 है, ठीक है। तो मैं अगर q1 से q0 की तरफ जा रहा हूं तो r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो E2 वेक्टर की वैल्यू है इट इज 1/4πε0। E2 is basically the electric intensity at point P due to the Q2 charge divided by mod of R0 vector minus R1 vector whole cube into R0 vector minus R2 vector। ओके, यहाँ पर हम R2 लेके चलेंगे। Similarly E3 vector is 1/4πε0 into Q3 upon mod of R0 vector minus R3 vector whole cube into R0 vector minus R3 vector, so on। En vector, that is electric field at point P due to the nth charge, that will equals to 1/4πε0 Qn whole divided by R0 vector minus R1 vector whole cube into R0 vector minus Rn vector। So according to सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी at point P E vector that will equals to the sum of the vector sum of the electric intensities due to the individual charges at point P। So E vector equals to E1 plus E2 plus E3 plus so on plus En। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। और E वेक्टर इक्वल्स टू E1 की वैल्यू 1/4πε0 into Q1 upon mod of R0 vector minus R1 vector whole cube into R0 vector minus R1 vector plus E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 1/4πε0 into Q2 upon mod of R0 vector minus R2 vector whole cube into R0 vector minus R2 vector plus so on कर लीजिए, so on सीधा nth चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जो nth चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज 1/4πε0 into Qn upon mod of R0 minus Rn whole cube into R0 minus Rn। अब इन सब में एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 1/4πε0, ये कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में साइड टर्म्स आ जाएगी Q1 upon mod of R0 minus R1 whole cube into R0 minus R1 plus Q2 upon mod of R0 minus R2 whole cube into R0 minus R2 plus so on plus 1/4πε0 into Qn upon mod of R0 minus Rn whole cube into R0 minus Rn। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब में हम समेशन लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और E वेक्टर विल इक्वल्स टू 1/4πε0 हमने कॉमन लिया हुआ है, ये सब जो है यहाँ पर समेशन लग जाएगा, समेशन Qi अपॉन मॉड ऑफ R0 माइनस Ri whole cube into R0 minus Ri where I is from 1 to 1। This is the required expression। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हमने पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखा है, अगर मान लीजिए रैंडमली ऐसे हम चार्जेस लेके चलते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल किसी जैसे मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Qn n नंबर ऑफ चार्जेस हम ले लिए, ये P पॉइंट आ गया। ओके, अगर इस P पॉइंट तक का हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है, ये डिस्टेंसेस भी लेके चल लेते हैं R1 R2 R3 Rn, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है, मैं इनपुट में ले लो, यहाँ पे वेक्टर शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं पे भी शो नहीं किया कि पॉजिटिव चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस है। डायरेक्शन के हिसाब से वो हम जब कोई न्यूमेरिकल करेंगे, अब न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ आपको, वहाँ समझ आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है, मैग्नेट रूट में सबको ऐड कर दो और रिजल्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगी। सो एक न्यूमेरिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल सुन लीजिए पहले। द आइडेंटिकल चार्जेस each of 1 microcoulomb are placed at the corners
of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Calculate the electric field intensity at the geometrical center of the triangle. तो न्यूमेरिकल क्या है, आपको एक ट्राइंगल दे दी गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकूलम, यहाँ बी पॉइंट ले लेते हैं, +1 माइक्रोकूलम, और यहाँ सी पॉइंट ले लेते हैं, +1 माइक्रोकूलम। ईच साइड जो हमें दी है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, हर एक साइड का डिस्टेंस हमें दे दिया है। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, जो सेंट्रॉइड होगा इसका, कुछ इस तरह से हम शो करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालनी है। तो पहली बात, अगर मैं बात करूं कि इस A पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा याद रखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ना है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है वो थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि जिस पाथ में ये टेस्ट चार्ज मूवमेंट करेगा वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बन जाता है। अगर ये सोर्स चार्ज मैं नेगेटिव लेता हूँ, पहले भी कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो अगर इसकी फील्ड में टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ आएगा, इनवर्ड। तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा और वहां पे फोर्स देखूंगा। तो फोर्स की डायरेक्शन सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखने से फोर्स आउटवर्ड लगेगी कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो समझ लीजिए कि ये फोर्स आ गई F1, लेट इट बी F1, दैट इज कौन सी फोर्स नहीं लेके चलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलूंगा E1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, बेसिकली इस A पॉइंट पे जो चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, पहली बात तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 9 × 10⁹, 1/4/7 की जगह ये वैल्यू आ गई, इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, AO का स्क्वायर। अब AO की वैल्यू मुझे चाहिए, वो कैसे निकालें, देखिए ये जो पूरा एंगल है इट इज बेसिकली 60 डिग्री। सो जो हाफ ऑफ द एंगल होगा ये वाला, इट बिकम्स 30 डिग्री, इतना सा एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, लेट इट बी पॉइंट M, AOM, इस ट्राइंगल में ये देखूं तो ये OM इज बेसिकली परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। अब बेस की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, एंगल मुझे दिया हुआ है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए AO, तो कैसे मिलेगा, सिंपल कॉस ऑफ द एंगल करके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, अगर यहां पे मैं कॉस ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री लूं, कॉस ऑफ द एंगल इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय AO की वैल्यू। ठीक है, और AO विल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय AO, cos 30 इधर ले आओ, cos 30 डिग्री दैट इज 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय cos 30, cos 30 इज √3/2, ये 2 ऊपर ले जाओ, दैट इज 10/√3 सेंटीमीटर। ओके, ये AO की वैल्यू हमारे पास बन जाती है। सो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। ओके, और E1 इक्वल्स टू 9 × 10⁻, ये 9 है, ये -6 है, सो इट बिकम्स 3 और डिवाइड बाय, अगर आंसर आप सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट इज 1/√3 × 10⁻⁻1 मीटर, सो इट बिकम्स 1/√3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻1 का स्क्वायर करो, दैट इज 10⁻⁻2 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, ये 3 को ऊपर ले जाओ, दैट इज 9 × 3 = 27 × 10⁻, ये -2 को ऊपर ले जाओ, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब सुनिए, अब कंसेप्ट क्या है, देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जिसमें आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दी हो, सिमेट्री दे दी हो, और क्योंकि तीनों साइड्स में जो है वो सेम चार्जेस रखे हुए हैं, अब सेम जैसा EO का डिस्टेंस है, AO का डिस्टेंस वो हमने निकाल दिया, AO इज इतना, ठीक है। सेम इज द कंडीशन विद BO एंड CO, ये डिस्टेंसेस भी बराबर होंगे और इनकी वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सेम होगी। तो मान लीजिए कि जो B पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस O पोजीशन पे वो कितनी होगी, हम इस तरह शो करेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 और E2, ठीक है। इनके बीच में रिजल्टेंट इनका इस तरफ होगा, क्यों, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा E1 और E2 के बीच में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और E2 की, लेट इट बी E डैश, ओके। सो E डैश विल इक्वल्स टू E1 और E2 की बता रहा हूँ, E1 और E2 इनका रिजल्टेंट E डैश आ जाएगा। तो अगर मुझे E डैश की वैल्यू चाहिए, मैंने बता दिया आपको E1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू E3 की वैल्यू, ये मुझे सब मेरे पास इक्वल होंगे, ठीक है। अब E3 क्या होगा, इस C पॉइंट पे जो चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बेसिकली इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, इस डायरेक्शन में, दिस इज E3, ठीक है। अब मैं E3 नहीं ले रहा हूं, अब मैं सिर्फ E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, E डैश, दैट विल इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 इनटू कॉस ऑफ द एंगल 120 डिग्री है इनके बीच में, सो 120 cos 120 माइनस 1/2 और E डैश विल इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E2 और E1 दोनों बराबर है, इट मींस E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 2 इंटू E1 इंटू cos 120 माइनस 1/2, ये 2 यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, और E डैश विल इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस E1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस E1 इंटू यहाँ पर भी E1 है, E2 जगह E1 लिख सकते हैं, E1 का स्क्वायर और E डैश विल इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आ रहा है हमारे पास कि जो E डैश है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, E1 के इक्वल आ रही है। इट मीन्स अगर E1 की वैल्यू और E डैश की वैल्यू सेम है, अभी मैंने बताया E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3, E1 E2 और E3 ये तीनों तो बराबर है, सेम है। इट मीन्स अगर E3 और E डैश देखें तो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे, इक्वल ऑपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयरफॉर which implies E1 equals to E2 equals to E3 equals to E dash. So there will not be any net electric field at point O. यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, therefore E equals to 0. तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ली थी जिसके 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस हमने रखे थे, तो इसके सेंटर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करने वाली, ओके।